लाल किले में हिंसा की राष्ट्रपति ने की निंदा, कहा गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण। यूएन महासचिव ने जमकर की भारत की तारीफ, वैक्सीन निर्माण क्षमता को बताया बड़ी उपलब्धि। पीएम ने दी फील्ड मार्शल करियप्पा को श्रद्धांजलि। 173 जिलों में 1 लाख नौजवानों को मिलेगी मिलिट्री ट्रेनिंग। 24 घंटे पानी की आपूर्ति अभी संभव नहीं, कूड़े के बिलों के लिए बनेगी आईडी। नगर निगम की मासिक बैठक रही हंगामेदार। और नगर निगमों के साथ होगा टूटू, चौपाल, धर्मपुर ब्लॉक में पंचायत प्रधानों का चुनाव। मार्च में हो सकते हैं चुनाव। नमस्कार, द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। संसद के बजट सत्र के शुरू होने के पहले दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन, 26 जनवरी को हुई घटना और सरकार की उपलब्धियों पर विचार रखे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि सरकार के पारित इन कृषि कानूनों को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित किया है और सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार शांतिपूर्ण आंदोलन का समर्थन करती है, लेकिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में हो रहा संसद का ये संयुक्त सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। नया वर्ष भी है, नया दशक भी है और इसी साल हम आज़ादी के 75वें वर्ष में भी प्रवेश करने वाले हैं। बजट सत्र के अभिभाषण में राष्ट्रपति ने 26 जनवरी को हुई घटना पर कहा कि पिछले दिनों हुए तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। मेरी सरकार ने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी और शांतिपूर्ण आंदोलनों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मेरी सरकार यह स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे और जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए। मेरी सरकार ये स्पष्ट करना चाहती है कि 3 नए कृषि कानून बनने से पहले पुरानी व्यवस्थाओं के तहत जो अधिकार थे तथा जो सुविधाएं थी, उनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई है, बल्कि इन कृषि सुधारों के जरिए सरकार ने किसानों को नई सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ नए अधिकार भी दिए हैं। इन्हीं प्रयासों के क्रम में मेरी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए लागत से 1.5 गुना एमएसपी देने का फैसला भी किया है। माननीय सदस्यगण, व्यापक विमर्श के बाद संसद ने 7 महीने पूर्व 3 महत्वपूर्ण कृषि सुधार, कृषक उपज व्यापार और कृषक संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक पारित किए हैं। इन कृषि सुधारों का सबसे बड़ा लाभ भी 10 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को तुरंत मिलना शुरू हुआ। देश में अलग अलग फोरम पर देश के हर क्षेत्र में 2 दशकों से जिन सुधारों की चर्चा चल रही थी और जो मांग हो रही थी, वह सदन में चर्चा के दौरान भी परिलक्षित हुई। वर्तमान में इन कानूनों का अमलीकरण देश की सर्वोच्च अदालत ने स्थगित किया हुआ है। मेरी सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान करते हुए उसका पालन करेगी। लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा को सर्वोपरि रखने वाली मेरी सरकार इन कानूनों के संदर्भ में पैदा किए गए भ्रम को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है।
कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में पड़ोसी धर्म निभा रहे भारत की संयुक्त राष्ट्र ने जमकर तारीफ की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गुरुवार को कहा कि भारत के प्रयास सराहनीय है और उसे ग्लोबल वैक्सीनेशन अभियान में अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने ज़बरदस्त वैक्सीन निर्माण क्षमता का प्रदर्शन किया है, जो पूरी दुनिया के लिए खुशी की बात है। इससे पहले भी यूएन कई मौक़ों पर भारत की तारीफ कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, हम जानते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर स्वदेश निर्मित वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है। हम इसके लिए भारतीय संस्थानों के संपर्क में हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि वैश्विक टीकाकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए भारत हर संभव भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मेरी नज़र में भारत की उत्पादन क्षमता आज दुनिया के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपने पड़ोसी देशों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन प्रदान कर रहा है। अब तक भूटान, नेपाल सहित कई देश भारत का यह गिफ्ट प्राप्त कर चुके हैं। उतार्न सफल भयो। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय प्रधानमंत्री शेख हासिना এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী নরেন্দ্র মোদীর এই যে একটা দে হ্যাভ অ্যাচিভ সাচ এ গুডউইল স্ট্রং রিলেশনশিপ তারই একটি পরিচয় বহন করে। This tranche of 2 million vaccines produced by the Serum Institute of India is part of our commitment as part of Neighborhood First. विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत अफ्रीका को कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज देने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा कोवैक्स के तहत संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज दी जाएंगी। इससे पहले नेपाल ने वैक्सीन के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने कहा, हमें कोरोना वैक्सीन लगाने का शुरुआती मौका मिला है। इसके लिए मैं भारत सरकार, वहां के लोग और विशेष रूप से पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भारत में इसके रोल आउट्स के लगभग 1 सप्ताह के भीतर हमें वैक्सीन भेजी है, वो भी अनुदान के रूप में। बता दें कि भारत ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित वैक्सीन की 10 लाख से अधिक खुराक भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ दिवंगत फील्ड मार्शल केएम करियप्पा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय कैडेट कोर रैली में उन्होंने कहा कि वार्षिक एनसीसी रैली का कार्यक्रम फील्ड मार्शल केएम करियप्पा के नाम पर रखे गए मैदान में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रीमान सम्मानगढ़ आपके निरीक्षण के हजरत। जय श्रीमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ दिवंगत फील्ड मार्शल केएम करियप्पा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर पीएम ने कहा कि 1947 में उनकी बुद्धिमत्ता और चातुर्य के चलते जंग में देश को निर्णायक बढ़त मिली थी। उनकी जयंती पर मैं सभी नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, ये आयोजन अभी जिस ग्राउंड पर हो रहा है उसका नाम फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी के नाम पर है। वो भी आपके लिए बड़ी प्रेरणा है। करियप्पा जी का जीवन शौर्य की अनेक गाथाओं से भरा हुआ है। 1947 में उनके रणनीतिक कौशल की वजह से भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त मिली थी। आज फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा जी की जन्म जयंती है। मैं सभी देशवासियों की तरफ से, आप एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट में लड़कियों के लिए अपार अवसर है। पिछले कुछ सालों में एनसीसी में 35% लड़की कैडेट की बढ़ोतरी हुई है। देश को आपकी बहादुरी की आवश्यकता है और नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। वह आप सभी में भविष्य का अधिकारी देख रहे हैं। गर्ल्स कैडेट्स को मैं आग्रह से कहूंगा कि आपके लिए अब ये अवसर, अनेक अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। और आंकड़े भी बताते हैं कि बीते वर्षों में एनसीसी में गर्ल्स कैडेट्स में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। अब हमारी फोर्सेस के हर फ्रंट को आपके लिए खोला जा रहा है। भारत की वीर बेटियां हर मोर्चे पर शत्रु से लोहा लेने के लिए आज भी मोर्चे पर डटी हुई है। आपके शौर्य की देश को जरूरत है और नई बुलंदी आपका इंतजार कर रही है। और मैं आपको और आप में भविष्य के ऑफिसर्स भी देख रहा हूं। इससे पहले 15 अगस्त 2020 को भी वे इसके विस्तार की घोषणा कर चुके थे। इस योजना के तहत 173 तटीय और सीमावर्ती जिलों के कुल 1 लाख कैडेटों को एनसीसी में शामिल किया जाएगा। 1/3 कैडेट लड़कियां होंगी और इसी प्रकार से वायुसेना स्टेशनों के करीब स्थित एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी। ट्रेनिंग देने के बाद इन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। एनसीसी विस्तार योजना को राज्यों के साथ साझेदारी में लागू किया जाएगा। पीएम मोदी ने दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड पर एनसीसी की रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर देश के युवाओं को इससे जुड़ने का आह्वान किया। रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी के विस्तार की योजना बनाई है। सीमा और तटीय जिलों से 1000 से अधिक स्कूलों और कॉलेजों की पहचान की गई है, जहां एनसीसी की शुरुआती ट्रेनिंग दी जाएगी। सेना सीमा क्षेत्र के स्थित एनसीसी इकाइयों को प्रशिक्षित करेगी। नौसेना तटीय क्षेत्रों में एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी और इसी प्रकार वायुसेना स्टेशनों के करीब स्थित एनसीसी इकाइयों को सहायता प्रदान करेगी। दुनिया के सबसे बड़े यूनिफॉर्म यूथ ऑर्गेनाइजेशन के रूप में एनसीसी ने अपनी जो छवि बनाई है वो दिनों दिन और मजबूत होती जा रही है। एनसीसी की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। पिछले वर्ष 15 अगस्त को ये ऐलान किया गया था कि कोस्टल और बॉर्डर एरिया के करीब 250 जिलों में एनसीसी को नया दायित्व दिया जाएगा। इसके लिए लगभग 1 लाख एनसीसी कैडेट्स को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ट्रेन कर रही है। इसमें भी 1/3 1/3 हमारी गर्ल्स कैडेट हैं।
शौर्य और सेवा भाव भारतीय परंपरा को जहां बढ़ाया जा रहा है, वहां एनसीसी कैडेट नजर आता है। नगर निगम शिमला की मासिक बैठक नगर निगम शिमला की महापौर सत्या कौंडल की अध्यक्षता में हुई। इसमें शहर के वार्ड नंबर 6 में 24 घंटे पानी की सप्लाई न देने पर पार्षद ने वॉकआउट कर दिया। निगम प्रशासन ने मासिक बैठक में 24 घंटे पानी देने पर साफ इनकार कर दिया। निगम के पार्षद विवेक शर्मा ने ये सवाल लगाया था। इसके जवाब में प्रशासन ने साफ किया कि अभी ये संभव ही नहीं है। शहर में लोगों को कूड़े की बिल जारी करने के लिए अब नगर निगम घर घर जाकर भवन मालिकों और किराएदारों की आईडी क्रिएट करेगा। इसके बाद कूड़े का बिल उन्हें सीधे मोबाइल नंबर पर मिल जाएगा। निगम ने इसके लिए टीमों का गठन किया है। ये टीमें आईडी क्रिएट करने के बाद निगम आयुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। नगर निगम शिमला के अंतर्गत पीपीपी मोड में बनकर तैयार हुई लिफ्ट पार्किंग को 1.5 साल बाद ही 56 करोड़ रुपए में वापस लेने का प्रस्ताव दूसरी बार खारिज कर दिया गया है। हाउस में पार्षदों के भारी विरोध के बीच इस पार्किंग को वापस लेने का प्रस्ताव खारिज हो गया। निगम पिछले कुछ महीनों से लिफ्ट के पास स्थानीय लोगों के अलावा पर्यटकों के लिए बनी पार्किंग को वापस लेना चाह रहा है, लेकिन पार्षदों का आरोप है कि ये लिफ्ट पीपीपी मोड पर बनी है और 30 साल बाद बिना कोई पैसा खर्च किए निगम को वापस मिल जाएगी, तो अभी 56 करोड़ रुपए इस पार्किंग को वापस लेने के लिए खर्च करने की जरूरत नहीं है। पार्षदों का आरोप है कि एक ही जगह नगर निगम के सारे दफ्तर लाने के लिए बनने वाली बिल्डिंग का सब्जी मंडी में शिलान्यास रखा जा चुका है, तो शहर के लोगों और पर्यटकों की सुविधा के लिए 700 गाड़ियों वाली पार्किंग छीनने की क्या जरूरत है। महापौर ने द रीव टाइम्स को बताया कि नगर निगम की यह पार्किंग पीपीपी मोड पर बनाई गई है। जिस जगह पार्किंग बनी है वह सरकारी जमीन है। पार्किंग कॉम्प्लेक्स को लेकर फर्म के साथ करार किया गया है, जिससे यह पार्किंग 30 साल बाद नगर निगम को मिलनी है। 2021 का ये पहला हाउस था जो बहुत ही शांतिपूर्ण हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमने शिमला शहर के लिए डेवलपमेंट के लिए लड़ाई लड़नी है, हम सब मिलकर करेंगे। हमने शिमला शहर को एक बहुत स्मार्ट शहर बनाना है। मेरा बहुत प्रयास है क्योंकि मैं नगर निगम से भी रिटायर हुई हूँ और मेरे को 45 साल हो चुके हैं, तो मेरा एक ड्रीम है कि जो नगर निगम का ऑफिस है एक छत के नीचे होना चाहिए। तो इसके लिए हमने जो है सब्जी मंडी ग्राउंड के पास जो है जगह चिन्हित की है और इसमें जब बीओडी की मीटिंग स्मार्ट सिटी की मीटिंग हुई थी, मैं भी उसमें मेंबर थी, तो इसमें जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो इसके चेयरमैन है 50 करोड़ इसमें डाले हैं। इसमें हम नगर निगम का ऑफिस भी बनाएंगे और इसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी है। जब भी कोई खास करके जो सीनियर लोग जो माल रोड पर घूमते हैं उसके बाद वो अपना ऑफिस का काम भी करवा सकते हैं। बिल्कुल सब्जी ग्राउंड के नज़दीक है। पर ये जो पार्किंग थी हम इसलिए चाह रहे थे कि अगर ये हमें पार्किंग मिल सकती है अगर उसकी मतलब लिफ्ट के पास, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो पार्किंग बनाई है इसमें जो एग्रीमेंट हुए है, इसमें जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो ग्राउंड फ्लोर में दी गई है और पार्किंग ऊपर दी गई है। अगर ये नगर निगम को मिलता तो हम जो है इस पर ऊपर जो है हम कमर्शियल एक्टिविटीज़ खोल सकते थे, कम्युनिटी सेंटर खोल सकते थे या कोई गेस्ट हाउस खोल सकते थे, लेकिन जो पूरे सदन का जो निर्णय हुआ वो हमें मान्य है। नगर निगम सभी दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने की योजना बना रहा है ताकि लोगों को नगर निगम के कार्यों के लिए इधर उधर ना जाना पड़े। हालांकि हाउस ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है। नगर निगम का हाउस सुप्रीम है और ऐसे में नगर निगम के दफ्तर सब्जी मंडी के कॉम्प्लेक्स में ही बनेंगे। और अब चुनावी खबर। प्रदेश में 4 नए बने नगर निगमों के साथ टूटू, चौपाल और धर्मपुर ब्लॉक में प्रधान पद के चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग मार्च में सोलन, मंडी, धर्मशाला और पालमपुर नगर निगम के चुनाव करवाने की तैयारी में है। इसी के साथ आयोग इन ब्लॉकों में प्रधान पद के चुनाव भी करवाएगा। चुनाव करवाने के लिए आयोग फरवरी से तैयारियां शुरू करेगा। आयोग 11 फरवरी से इन निगमों की नई मतदाता सूचियां तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। साथ ही इन ब्लॉकों की भी नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जनवरी से नई मतदाता सूचियां बनने का काम शुरू किया जाता है।
इसमें 1 जनवरी को जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऐसे में 4 नगर निगमों के अलावा 10 नगर परिषदों और 3 ब्लॉकों में होने वाले चुनाव के लिए नई मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। यह प्रक्रिया 1 माह तक चलेगी। गौर रहे कि टूटू, चौपाल और धर्मपुर ब्लॉक में आरक्षण रोस्टर पर प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर होने की वजह से आयोग इन जगहों पर एक साथ चुनाव नहीं करवा पाया था। न्यायालय में फैसला आने के बाद अब आयोग इन पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव एक साथ करवाने की कोशिश में है। टूटू, चौपाल और धर्मपुर ब्लॉक की 136 पंचायतों में प्रधान पद के चुनाव होने हैं। इनमें टूटू की 34, चौपाल की 48 और धर्मपुर ब्लॉक की 54 पंचायतें शामिल है। इसके लिए आयोग संबंधित ब्लॉक की नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर।